हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी। चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 हिंदी का हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड क्लास 7 हिंदी का प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पर भी क्लास 7 हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें चैप्टर को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे इसमें समझने वाला वैसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एक कहानी है, ठीक है। ये एक व्यंग्य कहानी है। आप जब इस चैप्टर का विषय सूची देखेंगे तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, साइकिल की सवारी व्यंग्य कथा, ठीक है। व्यंग्य कथा का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यंग्य कथा का मतलब क्या होता है। तो जब किसी घटना को हास्य ढंग से लिखा जाता है या फिर प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को हम व्यंग्य कथा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कथा है इसको भी हास्य ढंग से ही कहानीकार ने लिखा है, तो इसलिए ये क्या है, एक व्यंग्य कथा है। दोस्तों, इस कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। कौन है कहानीकार? सुदर्शन। तो इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है, अपने जीवन की घटना ही इन्होंने लिखी है। साइकिल की सवारी के बारे में इन्होंने लिखा है। जीवन की इस घटना को उन्होंने थोड़े हास्य रूप से इस कहानी में प्रदर्शित किया है। चलिए पढ़ते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। ये कौन कह रहा है? ये कहानीकार कह रहे हैं। मैं आपको जहाँ पर भी दिखेगा मैं, तो इसका मतलब है कि वो कहानीकार कह रहे हैं, मैं उन्होंने खुद के लिए प्रयोग किया है। तो भगवान ही जानता है कि मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है, ठीक है। मतलब कहानीकार कहते हैं कि भगवान ही जानता है कि अगर मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या फिर हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है, मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी है। जो लेखक हैं उन्हें ना तो हारमोनियम बजाना आता है और ना ही साइकिल की सवारी करना, यानी कि साइकिल चलाना नहीं आता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी है। प्रारब्ध का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि भाग्य, यानी किस्मत। ना साइकिल चला सकते हैं ना ही बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। अब देखिए वो क्या कहते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे। तो देखिए किस तरह से कहानीकार ने अपने मन की बात को एक हास्य रूप में इस कहानी में दिखाया है, इस कहानी में बताया है। वो कहते हैं कि 1932 की बात है, बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि शुरुआत में हमारे लड़के यानी हमारे बेटे ने छुप छुपा के ये विद्या सीख ली, यानी कि साइकिल चलाना उसने सीख लिया और हमारे सामने से साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। फिर वो कहते हैं कि आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में आ रहे थे। मतलब लेखक सोच रहे थे कि क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए, यानी कि जिसको हम लूज़र कहते हैं, क्या हम ही जमाने भर के लूज़र या फिर फिसड्डी या फिर जमाने भर में हम ही पीछे रह गए। जो सारी दुनिया चलाती है, छोटे छोटे लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार भी चलाते हैं, हम परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे। जब उन्होंने अपने बेटे को साइकिल चलाते हुए देखा अचानक से, तब उनके मन में ये सारा ख्याल आ रहा था। अब क्या है, आखिर इसमें मुश्किल क्या है। वो मन में कहते हैं कि आखिर इसमें मुश्किल क्या है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुण है इस लोहे की सवारी का, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिया, मरम्मत तो कर दो। तो कहानीकार ने क्या किया, उन्होंने फटे पुराने कपड़े निकाले
और अपनी पत्नी के सामने जाके पटक दिए। उन्होंने कहा उनसे कि इसकी ज़रा मरम्मत कर दो। फटे पुराने कपड़े क्यों निकाले थे? साइकिल की सवारी करने के लिए, क्योंकि साइकिल चलाते समय अगर वो अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उनके कपड़े फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फटे पुराने हुए कपड़े निकाले थे ताकि साइकिल चलाने के टाइम उन्हें चोट लगे, अगर वो गिर जाए तो उनके कपड़े बर्बाद ना हो। ठीक है, फटे पुराने कपड़े रहेंगे तो अगर वो फट भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फटे पुराने हुए कपड़े निकाले। अब क्या कहते हैं वो आगे, श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? इन्हें तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, इस कपड़े में जान कहाँ है जो मरम्मत करूं? इनको फेंक दिए थे और आप कहाँ से उठा लाए? और जहाँ से लाए थे वहीं डाल आइए। तो फिर कहानीकार कहते हैं कि हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना क्या करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो कि हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाए तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें, घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले, हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। कहानीकार जो है ये सोच रहे थे पहले कि किसी को भी पता ना चले कि हम साइकिल सवार बनेंगे, यानी कि साइकिल चलाना सीखेंगे। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप फटे पुराने कपड़े क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, तो उन्हें बताना पड़ा कि हम साइकिल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, झक मार कर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके, खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराना कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है कि हमारे इस युक्ति का जवाब हमारे स्त्री के पास कोई ना था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। जब उन्होंने ये सब अपनी पत्नी से कहा तो उनकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। जो फटे पुराने हुए कपड़े थे उसको उन्होंने सिलना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर देखिए वो कह रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं, देखिए इधर हमने बाजार जाकर जंबा के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। यानी कि चोट पर लगाने के लिए दवाई उन्होंने खरीद ली और एक खुला मैदान तलाश किया जिससे कि वो साइकिल की सवारी कर सके, यानी कि उस मैदान में वो साइकिल सीख सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भराया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? मतलब कि तिवारी लक्ष्मी नारायण कहते हैं इनसे कि आखिर क्या बात है, कहीं स्त्री से यानी कि आपकी पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? तो फिर कहानीकार कहते हैं कि हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग ना पालो, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकरू बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। अजय लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेलें। जो तिवारी जी थे उन्होंने उनको बेबसी भरी नज़रों से देखा और उन्होंने कहा कि मेरी मानो तो ये सब मत सोचो, ये मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी मानो तो रोग ना पालो, मतलब ये सब मत सोचो। अब क्या इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे? तिवारी जी कहानीकार से कहते हैं। ठीक है, कहानीकार जो कि साइकिल सीखना चाहते थे।
उनसे कहते हैं कि मेरी मानो तो ये सब मत सोचो, ये सब रोग मत पालो, इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारी है, डंडे पर पकड़ो बैठे और पाँव चला रहे हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, साफ समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। जब तिवारी जी ने कहानीकार से कहा कि अब ये उम्र है क्या साइकिल चलाने की, ये सब मत सोचो, तो उनको लगा कि वो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम साफ समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है, मतलब वो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। तो उन्होंने मुंह फुलाकर कहा, भाई तिवारी हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। फिर तिवारी जी कहते हैं, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? वो कहानीकार से कहते हैं। ठीक है, तिवारी जी कहानीकार से कहते हैं, अब देखिए कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा था कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ गया तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगें। ठीक है, उन्होंने इतने में ये भी सोच लिया कि अभी उन्होंने साइकिल भी नहीं सीखा, और यहीं पर उन्होंने ये भी सोच लिया कि अगर हम साइकिल चलाना सीख लेंगे तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और इससे हमें 300-400 रुपया महीना आ जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने तिवारी जी से पूछा कि कोई आपकी नज़र में ऐसा कोई आदमी है जो कि मुझे साइकिल चलाना सिखा पाए, तो तिवारी जी ने कहा कि आदमी तो है, लेकिन वो फ्री में नहीं सिखाएगा। उन्होंने कहा कि 20 रुपया लेगा। ठीक है, यानी कि 10 दिन सिखाएगा, 20 रुपया लेगा। तो यही सब उनके मन में चल रहा था। जो कहानीकार हैं, जो साइकिल सीखना चाहते थे, उनके मन में ये सब चल रहा था कि अगर मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तो मैं भी एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दूंगा और 300-400 रुपये मुझे महीने मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने का आमदनी होगी। देखिए, जब आप इस कहानी को समझेंगे तो आपको ये कहानी हाथ से लगेगा। इन्होंने अभी तक साइकिल सीखा भी नहीं है, अभी सिर्फ साइकिल सीखने की बात हो रही है। ठीक है, उस आदमी के बारे में बात हो रही है जो इन्हें साइकिल सिखाएंगे, उनके फीस के बारे में बात हो रही है। और इतने में ही इन्होंने ये भी सोच लिया कि मैं जब साइकिल सीख जाऊँगा, जब मैं मास्टर बन जाऊँगा साइकिल का, तो मैं भी एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दूँगा और मुझे भी 300-400 रुपये महीने आने लगेंगे। तो वही बात जाकर अपनी श्रीमती जी को, अपनी पत्नी को वो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। ठीक है, श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई है मगर ओछा पन्ना गया, पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। तो उनकी पत्नी ने उनसे कह दिया कि आपकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी ओछा पन्ना गया, पहले खुद सीख लो फिर स्कूल खोल लेना, और मुझे लगता है कि तुम सीख ही नहीं पाओगी, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। फिर वो कहते हैं, जो साइकिल सीखना चाहते थे, वो कहते हैं कि हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? जब उनकी पत्नी ने उनको कहा कि तुम सीख ही नहीं पाओगे तो उनको बहुत गुस्सा लगा, और फिर उन्होंने कहा कि जब तुमने टोक दिया है तो अब तो मैं ज़रूर सीख के रहूँगा साइकिल। फिर उनकी पत्नी कहती हैं, श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज़ चलाओ, यह बाइसिकल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाइसिकल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। जब वो अपनी पत्नी से ये सब बातें कर रहे थे तब तिवारी जी ने उनको बाहर से आवाज़ दिया, और जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वो आदमी खड़ा था, यानी कि वो उस्ताद खड़ा था जो उनको साइकिल सिखाने वाले थे। फिर हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाए हैं, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, मतलब वो कहते हैं, तिवारी जी उस आदमी के बारे में कहते हैं, उस्ताद के बारे में, कि ये 20 रुपये पर मानते ही नहीं थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता, मतलब कि पहले ही पैसे लेंगे, बाद में कोई देता नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी साइकिल सीखने आता है साइकिल सीख लेता है और बाद में पैसे नहीं देता है, इसलिए पहले ही पैसा लेंगे।
फिर कहानीकार कहते हैं कि अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। वो कहानीकार जो हैं, जो साइकिल सीखना चाहते थे, वो कहते हैं कि हम दे देंगे, दुनिया चाहे लाख बुरी हो लेकिन फिर भी अच्छे आदमियों की कमी नहीं है दुनिया में। वो कहते हैं कि चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखिए कि हम क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। ठीक है, कहानीकार ने उनसे कहा कि फ़ीस दे देंगे आपको, लेकिन फिर भी उस्ताद नहीं माने, बोले फ़ीस पहले ही लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो कहानीकार कहते हैं कि यदि आपने नहीं सिखाया तो फिर वो नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे, और यदि फ़ीस ना लौटाई तो इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है, शहर में रहना हराम कर दूं, बाज़ार में निकलना बंद कर दूं, फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कहानीकार हैं उन्होंने कहा कि यदि आपने साइकिल नहीं सिखाया तो वो उस्ताद जो था, वो आदमी जो साइकिल सिखाने के लिए आया था, वो बोल रहे हैं कि नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे। और फिर वो कहानीकार कहते हैं कि यदि फ़ीस नहीं लौटाई तो फिर तिवारी जी कहते हैं कि अरे साहब क्या तिवारी मर गया है, मतलब कि मैं हूँ, मैं आपकी फ़ीस दिलवा दूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फ़ीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे से ही आ जाना, कल सवेरे ही आ जाना। ठीक है, तो जब उनको विश्वास हो गया कि पैसा लेके कहीं नहीं जाएगा, मुझे साइकिल सिखाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको पैसा दे दिया। ठीक है, और उनसे कहा कि उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे, हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है, और हाँ हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसे साइकिल भी मांग ली है, आप सवेरे ही चले आएँ तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। ठीक है, ये बात हो गई उस्ताद से कि अब कल सवेरे से आइए, कल सवेरे से हम लोग साइकिल चलाना स्टार्ट करेंगे, साइकिल सीखना हम शुरू कर देंगे। तो तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। ठीक है, इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये बात कहना उनसे भूल गए थे कि हम लोग शहर के पास साइकिल नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ पर सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। तो जो मैदान था वो नरम था, मतलब घास वहाँ पे ज़्यादा था तो चोट कम लगने की संभावना थी वहाँ पे, और दूसरी बात ये भी थी कि वहाँ पर लोग कम आते जाते थे, कोई देखता नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लॉरेंस बाग जो मैदान है वहाँ पर हम लोग सीखेंगे। फिर देखिए, अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं, साइकिल आप से ही हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। मतलब उनको सपने आ रहे थे कि साइकिल अपने आप हवा में चल रही है और लोग हमें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। फिर जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा भी साथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। मतलब साइकिल मंगवाया और चल दिया लॉरेंस बाग मैदान की तरफ साइकिल सीखने। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया कि उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। ठीक है, मतलब जब वो साइकिल लेकर निकले तो हर कोई आदमी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और वो सोच रहे थे, जो कहानीकार हैं वो सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है जो सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मूड़ते ही ओले पड़े और अचानक से उन्होंने देखा कि जल्दी जल्दी में और घबराहट में उन्होंने पजामा मतलब कपड़े उन्होंने उल्टे पहन लिए और इसी पर लोग हंस रहे थे। ठीक है, हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। मतलब हो गया उनका साइकिल चलाना। पहले ही दिन वो लौट कर चले आए बिना साइकिल सीखे, क्योंकि उन्होंने पजामा उल्टा पहन रखा था और सब लोग उनको देखकर हंस रहे थे, तो इसलिए वो पहले दिन लौट कर चले आए।
ठीक है। उन्होंने उस आदमी से, उस्ताद से माफ़ी मांगी कि आज हम साइकिल नहीं सीख पाएंगे, और वो घर लौटकर वापस आ गए, ठीक है। अब देखिए दूसरे दिन क्या होता है। पहले दिन तो उनका ऐसे ही गया, और दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। फिर उस्ताद उनसे बोलते हैं कि मैं एक गिलास लस्सी पी लेता हूँ, आप थोड़ा साइकिल को पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ कि जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ाती है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ें, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी रामदोही बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे दिन होता क्या है। दूसरे दिन वो उस्ताद लस्सी पीने लगता है, और इतने में ये क्या करने लगते हैं, ये कुछ साइकिल के साथ शरारत करने लगते हैं। मतलब कभी इसके हैंडल को इधर उधर घुमाया, कभी इसके कोई पुर्जों को कुछ छेड़छाड़ करने लगे। तो ये सब करने में क्या होता है, साइकिल गिर जाता है, ठीक है। और एक बार उनके पैर पर बहुत ज़ोर से गिरता है और वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी रामदोहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए, और जो उस्ताद लस्सी पी रहे थे वो भी लस्सी वस्सी छोड़कर दौड़कर इनके पास आ गए। सबने मिलकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया, ठीक है। जो लोग वहाँ पर जमा हुए थे उन्होंने साइकिल को उठाया, उनको साइकिल से निकाला, और किसी एक आदमी ने उनको दवाई लगाने के लिए भी दिया। दूसरी ने हमारे बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई, ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा, ठीक है। लोग जो थे वहाँ पर जमा जो हुए थे उन्होंने उनको हाथ पकड़ कर उठाया और उन्होंने उनसे पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लग गई आपको, 2-4 कदम चलकर देखिए, नहीं तो खून जम जाएगा, ठीक है। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मतलब कि जो साइकिल सीखना चाहते थे उनकी भी हालत ख़राब और साइकिल की भी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो साइकिल को उन्होंने मिस्त्री की दुकान पर दे दिया और वो खुद घर लौटकर चले आए। मतलब पहला भी दिन उनका बर्बाद हुआ, पहले भी दिन वो साइकिल नहीं सीख पाए और दूसरे भी दिन वो साइकिल सीख नहीं पाए। अब देखिए क्या होता है, मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फरवाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। मतलब साइकिल चलाना सीख गए पर चढ़ना नहीं आ रहा था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे, कोई अगर चढ़ा देता था साइकिल पर तो वो साइकिल चला लेते थे। ऐसे उन्हें खुद से चढ़ना नहीं आता था। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये के मासिक। मतलब कि इतने में ही उन्होंने ये भी सोच लिया कि कुछ ही दिनों में हम मास्टर बन जाएंगे और फिर ट्रेनिंग कॉलेज या ट्रेनिंग स्कूल शुरू कर देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। तिवारी जी हमको देखेंगे तो ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। तो जो उनको उस्ताद जो साइकिल सिखाते थे, उस्ताद कहते हैं गुरु को, ठीक है। जो उनको साइकिल सिखाते थे वो उनके क्या थे, गुरु थे, इसीलिए वो उनको उस्ताद कहते थे। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया साइकिल पर चढ़ाकर कि अब तुम सीख गए हो, आप साइकिल खुद से चलाओ। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। मतलब दूर में ही अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई गाड़ी है तो बस, अगर कोई आदमी दूर में ही खड़ा है या फिर दूर से आ रहा है तो वो पहले ही चिल्लाने लगते थे साइड हट जाओ। और जब कोई गाड़ी उन्हें दूर से ही आते दिखाई देती थी तो उनको बहुत डर लगता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे।
मतलब दूर से ही तिवारी जी आ रहे थे और दूर से ही उन्होंने चेतावनी उनको दे दी कि आप बाईं तरफ हो जाए वरना साइकिल आपके ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। तिवारी जी ने उनसे कहा कि जरा एक बात सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तो वो कहते हैं, जो साइकिल चला रहे थे वो कहते हैं कि इस समय बात सुन सकते हैं क्या, देखते नहीं हो साइकिल चला रहे हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाते हुए साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन, अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए, हम आगे निकल गए। ठीक है, तिवारी जी उनको रुकने के लिए कहते रह गए लेकिन वो नहीं रुके और आगे चल दिए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे, एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जो तांगा दूर से ही आ रहा था, उन्होंने देखा कि तांगा दूर से आ रहा है तो उन्होंने पहले ही उनको कह दिया कि हम नए चलाने वाले हैं, बाईं तरफ हट जाइए। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक घोड़ा भड़क उठा और तांगा उनके सामने आ गया और वो तांगा के नीचे आ गए और बेहोश हो गए। फिर वो कहते हैं, जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है, मैं कहती ना थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। मतलब जब उनकी पत्नी उनको डांटने लगी कि मैं कहती थी आपसे कि पहले साइकिल ना सीखो, तो आप नहीं माने, तो फिर कहानीकार ने क्या सोचा कि सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा देते हैं और खुद बच जाते हैं। फिर बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। कि पत्नी कहती है उनसे कि चकमा उसको देना जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता है। तो वो बोलती है कि तांगे पर मैं ही बच्चों को लेकर घूमने गई थी कि सैर भी कर लेंगे और तुमको साइकिल चलाते हुए देख भी लेंगे। तो हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी साइकिल नहीं चलाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ सुदर्शन, तो इसके जो कहानीकार हैं वो सुदर्शन है। उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में लिखा है कि किस तरह से उन्होंने साइकिल सवारी की, किस तरह से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था। लेकिन जब वो उनका एक्सीडेंट हो गया एक बार, तो फिर उन्होंने कभी भी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो इस तरह से ये वाला कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कहानी का जो प्रश्न उत्तर है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।